हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज जो आपका टॉपिक है वो है यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 की जो वैकेंसी है उसका 140 प्रश्न का हम इसमें आपको व्याख्यात्मक हल देंगे, जो कि 2020 का आपका सॉल्व पेपर है ना। जो 2020 में सॉल्व क्वेश्चन पेपर आए थे उसी का जो आपका जीएस वाला पोर्शन था उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस वाले वीडियो में। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो जो हिंदी के 60 क्वेश्चन रहते हैं हिंदी के, वो नेक्स्ट वाले हम वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। तो फिलहाल अभी हम 140 प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं जो कि आपके पेपर में जीएस से पूछे जाते हैं, जो कि 2020 का सॉल्व पेपर है। तो वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए और बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और अब आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 140 में से कितना स्कोर किया, मीन्स आप क्वालिफाई हो सकते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पास देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये सॉल्व पेपर है 2020 का। इसमें आपको सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी दोनों ही पेपर देखने को मिलेगा, बट आज हम जो करवाएंगे मात्र सामान्य अध्ययन को करवाएंगे, मीन्स जीएस वाले पार्ट को करवाएंगे, जो 140 नंबर के आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जो कि 13 फेब को है एग्ज़ाम। ये आपका आरओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो 13 फेब को है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, आई होप आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। और पिछली बार का स्कोर जो गया था फ्रेंड बच्चों का, मीन्स प्रीलिम्स के लिए, जो मेंस के लिए कॉलिंग लेटर आता है, वो जो होता है पासिंग मार्क्स, पिछली बार का गया था 129। तो इस बार से भाई बच्चे इस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर आप 140 प्लस अगर मार्क्स गेन करते हैं फर्स्ट पेपर में, मीन्स प्रीलिम्स में अगर आपने 140 मार्क्स गेन किया है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आपकी तैयारी को और अच्छे बेहतर बनाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आपको हर दिन आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगी। बस उसके थ्रू आप अपने क्या करिए, आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा पॉलिश करिए और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करिए। बस मेरा यही इरादा है कि आप अच्छे से और बहुत कुछ अच्छे से करिए और आपका जो स्कोर है 140 प्लस से ज़्यादा ही है, कम ना है, जो कि आप मेंस के लिए अच्छे से अपीयर हो पाए। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड वीडियो को थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से करेंगे, और क्योंकि 140 प्रश्न है और 1 घंटे में मोस्टली हमको कंप्लीट भी करना है, तो थोड़ा सा अगर स्पीड नहीं रहेगा तो हम 1 घंटे में ये पूरा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे आपको। और ये पीडीएफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, तो काम तो आपको इसी से चलाना पड़ेगा। भाई देखिए, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं लोगों को अपनी सफलता की ओर ले जाने में। तो कोई ये भी एक मुश्किल है कि ये पीडीएफ क्लियर नहीं है, बट हमको इस मुश्किल को अपने आगे आने नहीं देना, हमको इसको साफ करते हुए आगे चलना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, आपको बताना है किनके द्वारा की जाती है। ऑप्शन आप यहाँ पास देख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। मीन्स ऑप्शन डी में ए और बी दोनों ही है। ऑप्शन पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा स्पीड हमें तेज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा कि उच्च न्यायालय द्वारा जो कार्यकारी न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति होती है। देखिए, या फिर मतलब उच्च न्यायालय द्वारा होती है, या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नहीं हैं तो उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, बट मोस्टली जो होता है वो उच्च न्यायालय द्वारा होता है। तो यहाँ पास देख रहे हैं कहीं भी राष्ट्रपति तो मेंशन नहीं है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थता को लेकर की जाती है, तथा किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। इन दोनों परिस्थितियों में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आई होप आपको पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपको पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था तो आ भी रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो एग्जाम में आप ये नहीं वाले क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा बचिएगा, कि नहीं वाले क्वेश्चन बच्चों को इतना ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे है वाला टिक करके चले आते हैं, बट आप नहीं वाले बिल्कुल फोकस करिए। क्वेश्चन नहीं यहाँ पास अगर मेंशन है तो बिल्कुल अपने दोनों कान खोल के फिर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो आप यहीं पास बताना है आपको, बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है। तो क्या पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 क, और सहकारी समितियाँ जो हैं ये भाग 9 ख, और अधिकरण भाग 10। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। थोड़ा सा और हम कर लेते हैं ऐसे, तो शायद अब क्लियर दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं
मैनेज कर लीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो जो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ना, मतलब ये भी सही है कि भाई पंचायतों की जो व्यवस्था की गई है वो भाग 9 में आपको देखने को मिलेगा, और नगर पालिकाएं का भी भाग 9 क में, और सहकारी समितियों का भी भाग 9 ख में देखने को मिलेगा। पर भाग 10 में तो सबको पता है भाई किसमें तो क्या होते हैं, इसमें अनुसूचित जाति या जनजाति की व्यवस्था का जो क्षेत्र है उसको बताया गया है ना। भाग 10 में जाति अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया है। और ये जो अधिकरण वाली बात की गई है ये की गई है भाग इसमें क में, ये बहुत ज़्यादा है तो इसमें आप बता सकते हैं इस वाले भाग में अधिकरण की बात की गई है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी नहीं मेंशन है ना, जैसे कि हमारे इसमें था कि इसमें नहीं था तो हमने ये बताया कि भाई वो तीनों तो ठीक थे बट डी वाला अधिकरण वाला सही नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी नहीं बताना है आपको। तो आपको बताना है अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 19। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 23 है फ्रेंड, इसमें बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध ये वर्णन किया गया है। बट बाकी ये सब सही है। अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता का अंत है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में सही है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी अनुच्छेद 29 में सही है। बट ये वाला जो ऑप्शन बी है ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपके इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर आपका 140 नहीं हो पाएगा। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य ASP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। तो आप बताएं कि इसको क्या कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आप यहाँ पास A B C D देख लीजिए, और इसका फ्रेंड राइट आंसर जो है वो है ये नीला बॉक्स सहायिका। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। मतलब कृषि पर समझौता विश्व व्यापार संगठन का ही एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। हरा बॉक्स सहायिका में सब्सिडी को जारी रखा जाता है। तो आप कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरा बॉक्स सहायिका क्या होता है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, इसमें सब्सिडी को जारी रखा जाता है। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। तो फ्रेंड देखिए ये है क्वेश्चन, ये पुराना 2020 का है, में भी आपसे इस नया वाला पूछ लिया जाए ना तो अभी फिलहाल हम इसके हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो इसका बताएंगे। अगर 2022-23 का पूछ ले तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा करंट के हिसाब से। तो जो हमारा 5वां आंसर है इसका बता सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि 2019-20 की तुलना में कम हुआ है किसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनरेगा का है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारे निर्मला सीतारमण ने मनरेगा हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में 61,500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, जो कि पिछले बजट वर्ष 2019-20 की तुलना में 13% कम है। 2019-20 के बजट वर्ष में मनरेगा हेतु 71 कह सकते हैं इतना 1.81 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। तो किसके लिए की गई थी फ्रेंड, मनरेगा के लिए। तो ऑप्शन ए, ये जो 5 का आंसर है वो मनरेगा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बैंक दर में वृद्धि, ऑप्शन सेकंड है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, चौथा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो आपको फ्रेंड इसमें जो ये देखिए यहाँ पास कोड में दिया गया है कि कौन कौन सा जो है सही है। तो आपको बताना है केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4। तो इसका राइट आंसर आप सोच लिए फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा केवल 1 2 3, मतलब आप 1 2 3 तीनों को ही राइट मान सकते। एक बार मैं आपको फिर से ऑप्शन दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप। 1 2 में क्या था, बैंक दर में वृद्धि था और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि था, मतलब 1 2 और तीसरा तो आपके सामने ये रहा ही, है ना, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? आप ये सिंपल सा क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं आपको सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है चैत्र। तो देखिए जो महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए ऐसे स्टार्ट होता है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। तो जो कौन सा प्रथम महीना जो स्टार्ट होता है वो वैशाख से स्टार्ट होता है, और वैशाख को ही क्या कहते हैं, वैशाख को ही चैत्र कहते हैं ना। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वैशाख को ही चैत्र कहते हैं, मैंने गूगल किया, हाँ वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो आप बताइए कि नवरात्रि को जो है सरस्वती पूजा के रूप में निम्न में से कौन से राज्य को मनाया जाता है, राज्य में ही मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है केरल में है ना। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से त्यौहार मनाए जाते हैं। केरल में नवरात्रि के अंतिम 3 दिन अष्टमी, नवमी और विजयादशमी को ज्ञान और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है केरल। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पास सही पूछा हुआ है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पास पूछ लीजिए, 2 आपको कथन दिए गए हैं। इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन जो दूसरा कथन है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहाँ संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो आपको बताना है दोनों कथन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पास आपको मेंशन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है केवल 2, मीन्स जो आपका ये वाला ऑप्शन है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है ना। क्योंकि दिसंबर 2019 के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसे IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया और इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने उपलब्ध कराया है। यह भारत सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। आई होप आपको ये जो मैं बीच बीच में निष्कर्ष दे रही हूँ क्योंकि क्या इसके लिए क्यों है, तो आपको वो भी समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया था कि हर 140 प्रश्नों का हल एकदम संक्षिप्त रूप में दूंगी, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से बता सकते हैं। तो आप बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो भाई बच्चे तो बिल्कुल उड़ा दें। तो बता सकते हैं आप इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रोपोस्फीयर होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 है ना, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ का ये 32 किलोमीटर तक के ही ये सीमित रहता है। वायुमंडल के 6 विभिन्न इस स्तरों में सबसे निचली सतह जो क्षोभ मंडल की होती है, जैसे क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं फ्रेंड, ये इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसका विस्तार कितना माना जाता है फ्रेंड, मात्र 8 किलोमीटर है ना। 8 किलोमीटर से, जस्ट अ सेकेंड मैं कितना बता दूँ, थोड़ी सी स्क्रीन पे लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो 8 किलोमीटर से
होती है 18 किलोमीटर तक ना, इतना इतना जो ट्रोपोस्फियर का वो लंबाई मानी जाती है। तो इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं, उसका अगर पूछ लिया जाए तो 18 से 20 होता है। आप ये देख लीजिए कि जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है उसका 8 से 18 होता है, जो आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है जिसे समताप मंडल भी कहते हैं उसका 18 से 20 होता है, और जो मध्य मंडल होता है जिसे मीजोस्फियर कहते हैं ना, मीजोस्फियर, मध्य मंडल को ही मीजोस्फियर कहते हैं, उसका होता है 50 से 80, और आयन मंडल जो होता है उसका होता है 80 से 640 किलोमीटर तक। फिर उसके ऊपर जो आता है एक्सोस्फीयर आता है जिसे महामंडल भी कहते हैं, उसका भाई होता है 640 से 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। तो इसका फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर मैंने क्या बताया, ट्रोपोस्फियर मीन्स सौरमंडल को ही कहा जाता है। तो फ्रेंड एक बार आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा सारे लेयर के नाम, क्योंकि कभी कभी हिंदी में आ जाते हैं और कभी कभी इंग्लिश में आ जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैक्टीरियो में किया जाता है। तो आपको बताना है किस अम्ल का प्रयोग कार बैक्टीरियो में किया जाता है। तो आप ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है कार बैक्टीरियो में किया जाता है, क्योंकि कार बैक्टीरियो में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4। कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बस बता दिया। जरूरी नहीं कि इतना डीप से क्वेश्चन देखने को मिले, बट मैंने बता दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो सबसे सक्रिय कार्बनिक एसिड है, जो लगभग सभी धातुओं और उनके ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसके बिना बैटरी को निर्वहन और चार्ज करना पूरी तरीके से असंभव है। मतलब ये नहीं हुआ तो बैटरी को आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है तो पीडीएफ तो इतना क्लियर नहीं है ना। तो बट आपको एग्ज़ाम देना है तो सारी मुसीबतों को पार करके चलना होगा। बस मैं बार बार यही चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आलू के चिप्स, जस्ट अ सेकेंड ब्रश लेना तो भूल जाती हूँ। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं, तो आप बताइए तो उसमें कौन सी गैस भरी हो जाती है घर में, जैसे कि जो चिप्स है वो बहुत दिनों तक चल सके या फिर ख़राब ना हो। तो नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। तो आपको ऑप्शन, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन भी देख लिया, तो इसका राइट आंसर बताइए, फिर मैं बताती हूँ। फिर फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा नाइट्रोजन वातावरण में ना। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकलित किए जाते हैं। सभी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स ताज़ा रहे और टूटे भी नहीं। नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से रिएक्टिव गैस हैं, कौन से अनरिएक्टिव गैस हैं। तो आप जान लीजिए कि जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, जिससे वस्तुएं लंबे समय तक इससे संपर्क में रहने से खराब नहीं होती है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन वातावरण में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयोगी नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है आसवन। ये उपयोगी नहीं है, बाकी ये तीनों उपयोगी हैं, मतलब ये दोनों उपयोगी हैं, बट ये एक नहीं है, क्योंकि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण तकनीकों में क्रिस्टलीकरण होता है, ऊर्ध्वपातन उपयोगी होता है। आसवन विधि जो होती है वो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण हेतु उपयोगी नहीं होती है। किसी मिश्रित द्रव के अवयव को उनकी वाष्पन संक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि आसवन कहलाती है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं है। तो ये कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसे क्या कहते हैं हम, एक प्रकार से भौतिक विधि हम आसवन को जो भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हमने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो ऑप्शन है हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग और नारंगी रंग। तो आपको राइट आंसर जो बताना है वो बताना है। तो आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ये है लाल रंग। तो जब सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरती है तो 7 रंगों की पट्टी, मतलब आप कह सकते हैं कि बैंड प्रकार का निर्माण होता है। इसे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। सफेद प्रकाश का फैलाव या
वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय विभिन्न रंगों की रोशनी का अपवर्तन कोण भिन्न होता है। वहीं लाल रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। अगर पूछ ले सबसे कम कौन सा विचलित होता है तो आपको बताना है लाल रंग, बट इसमें सबसे अधिक पूछा है, मतलब कि इसमें सबसे कम ही पूछा, हाँ सबसे कम पूछा है तो लाल रंग है। सबसे कम विचलित होता है कौन सा, लाल रंग। और वक्रण के ऊपरी भाग में बनता है जो वहीं बैगनी रंग। और पूछ ले सबसे अधिक कौन सा होता है तो फिर अगर आपका बैगनी रंग रहेगा, बट इसमें क्या है सबसे कम पूछा है तो आपका लाल रंग रहेगा। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, दोनों अगर अधिक पूछ ले तो बैगनी रंग रहेगा, बट इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो लाल रंग रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग प्राप्ति की जाती है, तो बताना है कि पौधे के किस भाग से हींग की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब जीएस का बिल्कुल ये माना जाना क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तने के स्त्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से आपको बताना है कि हींग की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं भी बता ही देती हूँ। ऑप्शन बी, जड़ों के निष्कर्षण से हींग की प्राप्ति होती है। हींग जो है फ्रेंड जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। हींग सूखा लेटेक्स है, एक प्रकार का लेटेक्स माना जाता है, जिसे फेरुला एक प्रकार का विष की कई प्रजातियों के फगंध या जड़ से निकाला जाता है। इस प्रकार की 12 मासी जड़ी बूटियों से 1 से 1.5 मीटर तक के बढ़ती है, मतलब ये इतना बढ़ती है। इनके जड़ों की लंबाई बता रही है कि जस्ट अ सेकेंड 1 से 1.5 मीटर तक ये बढ़ती रहती हैं, तो अगर इसका राइट आंसर होगा जो हींग की प्राप्ति कहाँ से होती है फ्रेंड, तो जड़ों के निष्कर्षण से हींग की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो बतानी है त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है। क्या स्तनधारियों में पाया जाता है, पक्षियों में, उभयचरों में, या फिर मछलियों में। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर आप आराम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है उभयचरों में, मीन्स जो त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी कहिए तो मैं जैसे कि बता दूं, जैसे कि जो उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जैसे मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, पक्षियों और स्तनधारियों में चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगर पूछ लीजिए कि पक्षियों और स्तनधारियों में कौन सा हृदय पाया जाता है, तो चतुष्कोणीय पाया जाता है। तो उभयचरों में त्रिकोष्ठीय पाया जाता है और मछलियों में द्विकोष्ठीय पाया जाता है, और पक्षियों स्तनधारियों में पाया जाता है चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा थोड़ा सा था, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा, अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, तरगीवेद, महमूद लोदी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हकीम सूरी। हकीम सूरी जो था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति था, जिसकी मौत युद्ध में लड़ते हुए हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो फ्रेंड आपको बताना है कब हुआ था, तो वो हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड, अकबर और महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था फ्रेंड, 1576 में, ये भी आपको भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पास आपके सामने। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। ऑप्शन जो दूसरा है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए कोट में कौन सा उत्तर सही है। तो केवल 1, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, केवल 2, न तो 1 और न ही 2 सही है। तो उसको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मतलब दोनों 1 और 2 ये दोनों ही बातें सही है। हकीम सूर जो था हल्दी घाटी के सॉरी ये तो मतलब कि जैसे भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन तो मिली थी और जनशक्ति भी मिला था, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का होना था। भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1757 से मतलब कि कह सकते हैं 1764 के बीच बहुत तेज हो गया था, कि जो प्लासी और बक्सर के युद्ध पश्चात हुई, जो कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई, जिससे बंगाल, बिहार और अवध की सत्ता सीधे सीधे अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना।
सुमेलित नहीं है, यहाँ पास पूछा है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन 1908 अधिनियम। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है जो ये यही है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो आया था वो 1907 में नहीं, अरे 1908 में नहीं, 1907 में ये आया था। बाकी सारे ये ऑप्शन तीनों सही है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको देखना है कि ये जो रंपा विद्रोह है वो 1859 से 60, फिर पावना किसान विद्रोह, ऐसे विद्रोह आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट हमारा जो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पास आता है इसके और ऑप्शन, बंगाल नील विद्रोह जो है 1860 और जयंतिया विद्रोह जो है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड आई होप आपने समझ लिया होगा कि जो हमारा ये देखने को मिला है वो ऑप्शन नंबर 20 सही है, क्योंकि अगर आपने देखा कि बंगाल नील विद्रोह है ना, बंगाल नील विद्रोह जो हमारा कब हुआ था, बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1800, अगर मतलब सब कुछ नहीं याद है आपको तब भी तो याद होगा कि हमारा बंगाल नील विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, 1859 में हुआ था। ये तो सभी को मोस्टली याद ही रहता है कि बंगाल नील विद्रोह जो हुआ था वो इतने में हुआ था। तो जो राइट ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है मात्र एक ही में मैच कर रहा है, ये वाला। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। एक बार मैं ऑप्शन फिर से आपको दिखा दूँ, मतलब जो अगर कूट भाषा से ऐसे हम जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट से रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पास ऑप्शन आपको देखने को मिला है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पास ये आया है यहाँ पास कि जो बंगाल नील विद्रोह है वो फर्स्ट वाला यहाँ पास है ना, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट वाला यहाँ पास है। तो सी का जो पहला है वो यही इसी ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी इसमें भी मिल रहा है, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पास चौथा का ए का चौथा है ना, ये वाला 1873, मतलब इसमें रंपा विद्रोह जो हुआ था, रंपा विद्रोह हुआ था, इसमें देखिए 4 विद्रोह यहाँ पर सामने मैं दिखा लेती हूँ। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से 80 में माना जाता है। तो इसके बाद आपका पावना विद्रोह पूछा था, पावना विद्रोह जो था 1873 में था। और उसके बाद आपका ये बंगाल का विद्रोह तो मैंने आपको बता ही दिया कि बंगाल का विद्रोह जो हुआ था 1859 में हुआ था, और जयंतिया विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था 1860 में। तो इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड बलबल, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मुबारक खिलजी होगा। हाँ, अब अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि खलीफा किसने घोषित किया, तो मुबारक खिलजी ने किया था। मुबारक खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तथा अल वसीक विल्ला की उपाधि भी धारण की थी। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल वसीक विल्ला की उपाधि किसने धारण की थी, तो मुबारक शाह खिलजी ने की थी। उसने गुजरात की हिंदू जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया था। मुबारक शाह खिलजी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना कम कर देती हूँ क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा तेज़ी से पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है वो स्पीड काफ़ी तेज़ है हमारी बोलने की। और अगर आपको स्पीड फ्रेंड काफ़ी तेज़ लग रही है तो प्लीज़ यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड को। बट हम ऑलरेडी स्पीड इतना तेज़ी से बोल रहे हैं, फिर भी मतलब आधे घंटे हो गए लगभग, बट हम अभी क्वेश्चन नंबर 22 से पहुँचे और 140 हमें करना है। तो समझ लीजिए हमें कितना ज़्यादा स्पीड करना पड़ेगा, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन है 140 अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। और इसी हिसाब से हम चले तो लगभग 3-4 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज IAN से जुड़े हुए नहीं है, तो आपको बताना है कौन IAN से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा BC दत्त, मीन्स ये भी जुड़े हुए थे। ऑप्शन रशीद अली भी जुड़े थे, शाहनवाज भी ये जुड़े हुए थे, PK सहगल भी जुड़े हुए थे। बट जो 1900 कब हुआ था ये याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, 29 अक्टूबर 1915 में
अफगानिस्तान में हुआ था ना, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था फ्रेंड, पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। इस सेना के संगठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ताओं में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी थे। कर्नल पीके सहगल, शाहनवाज खान व रशीद अली भी आज़ाद हिंद फौज के सेना से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बट जो बीसी दत्त थे ये नहीं जुड़े हुए थे। मतलब कि आपको देखिए कितना अंदर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस भी पूछ सकता था, कैप्टन मोहन सिंह भी पूछ सकता था, रास बिहारी बोस भी पूछ सकता, बट पूछा क्या कि इन सब का नाम दे दिया, इन सब का नाम दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से कौन से नहीं थे। चलो ठीक है, हमें तो पता है कि ये थी, बट ये ऑप्शन 4 वाले नहीं थे, है ना। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। तो कथन सत्य नहीं है, आपको ये बताना है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। कांग्रेस को एक संवैधानिक संस्था घोषित की गई। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो बताना है क्या कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ये एक अहिंसक आंदोलन था। नहीं, ये वाला चीज़ जो है सत्य नहीं है। और बाकी ये तीनों जो है ये सब तीनों सत्य है, मतलब है ना। बस ये जो इसका राइट आंसर है ये वाला है कि मतलब 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था एवं सार्वजनिक घोषणा इससे पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में ही कर दिया था। जिसे तिलक दिवस के रूप में मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस आंदोलन में हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी, बट यहाँ पास ऑप्शन क्या गया है कि एक प्रकार का ये अहिंसक आंदोलन था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको फ्रेंड यही होगा, क्योंकि नहीं ही पूछा था, है ना। तो इस यहाँ पास नहीं पूछा था, तो ये एक प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। अब केवल हम आंसर, क्वेश्चन और आंसर को ही बताएंगे, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। अगर आपको डिस्कशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा हम इसी पेपर को रिपीट करा देंगे और उसको हम अच्छे से, जैसे कि अभी तक क्वेश्चन रिपीट करते हैं उसका हम पूरा रिपीटेशन आपको दे देंगे। और फ्रेंड ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। लिटरेचर पॉइंट से आप सर्च करेंगे लिटरेचर पॉइंट बाय नैन्सी सिंह, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और इसी चैनल का लोगो वहाँ पास ऐड है। तो लोगो देख के आप पहचान जाइएगा, आपको वहाँ पास ये PDF मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसे कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च, अगस्त प्रस्ताव, वेबल व्यवस्था, CR फार्मूला। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो आपको यहाँ पास खुद भाषा दी गई है ABCD। तो इसका राइट आंसर आप मिला लीजिए एक बार, तो फिर हम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था वो कब हुआ था फ्रेंड? अगस्त प्रस्ताव जो हमारा हुआ था वो 1940 में हुआ था, और जो क्रिप्स प्रस्ताव हमारा हुआ था वो मार्च में हुआ था ना। क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था हमारा कब हुआ था? मार्च में हुआ था। तो ये भी सही है। और CR फार्मूला 1944 में हुआ था। CR फार्मूला भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 2, 1, 4 दिन। तो जो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था अगस्त में, तो क्रिप्स प्रस्ताव का हो गया अगस्त 1940, और अगस्त प्रस्ताव ये भर फ्रेंड अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि यहाँ पास आपको दिख रहा है यहाँ पास कि अगस्त प्रस्ताव यहाँ लिखा है और ये अगस्त लिख गया है, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो देखना है वो क्रिप्स प्रस्ताव हुआ है ना। क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था वो अगस्त 1940 में हुआ था, बट जो अगस्त प्रस्ताव था, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, तो मतलब कि 1 का 2 होगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, हाँ ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, वेबल परियोजना जून। इतना मत समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा।
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको गूगल कर सकते हैं ना, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर मैं गूगल करके आपको टेलीग्राम में बता दूंगी। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं, क्योंकि कुछ भी मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप उसको प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी बिवेन डेरोजियो द्वारा किया गया था, बताना है यस और नो। और ऑप्शन बी बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकार्ड, ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी है, बाकी ये तीनों सही है। ऑप्शन बी जो नहीं है मीन्स बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो हुआ था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। सॉरी फॉर दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल और यहाँ पास खरपतवार के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है, यहाँ पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो धान से मतलब मीन्स बथुआ नहीं निकलता है ना, बथुआ एक प्रकार का साग माना जाता है हमारे यूपी में। तो यहाँ पास आप कह सकते हैं कि गेहूँ से तो जो फ्लेरिस माइनर ये खरपतवार निकलता है, मटर से प्याजी निकलता है, बरसीम निकलता है कासनी से, बट ये जो धान बथुआ है एक प्रकार का साग है, धान से ही ये नहीं निकलता है। तो हमारा ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पास आपके फसल दिए गए, यहाँ पास मौसम दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा फसल कौन से मौसम में है। तो यहाँ पास आपका जो नीचे है जो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक ऑप्शन में आ जाएगा, तो आप इस प्रकार से अच्छे से देख पाएंगे। आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो जो राइट ऑप्शन है वो मैं राइट ऑप्शन आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ये वाला जो जोड़ा है वो राइट आंसर है ना। मीन्स ई का 4 सूरजमुखी जो है सभी मौसम में पाया जाता है, और जो खरबूजा होता है वो होता है जायद के फसल में, और जो कपास होता है वो होता है खरीफ की फसल में। ऐसे आप मिलाएंगे तो आप ये आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थोड़े से इधर टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पास ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो वो उस टाइम के करंट अफेयर्स थे, बट आप अभी के देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये सब आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप अभी के करंट अफेयर्स मात्र मैक्सिमम आप कम से कम 1 ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, मतलब 1 2 3 सही है, मतलब कि एक ये तीनों ही सही आंसर हैं। मतलब कौन से कथन सही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। तो पहली बात तो हम अभिकथन देख लेते हैं। तो अभिकथन ए जो है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। तो यहाँ पास और कारण क्या है, एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो यहाँ पास कथन और कारण आपने दोनों ही देख लिया। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ये है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो इतना डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है ना, कि ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित केंद्रीय बजट
2020-21 की अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख रहे हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो करंट से आ रहा है। अभी फिलहाल हम लोग 3-4 तो कर चुके हैं। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आपको ये वाला राइट आंसर है ना। आप ये वाला सम्मिलित करेंगे तो ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 जेनेटिक उद्योग से सम्मिलित है। तो यहाँ पास से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। करंट के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मे भी आगे देखने को मिले या ना मिले, अभी तो ये हम बता नहीं सकते क्योंकि आगे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है तो क्वेश्चन तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि, है ना। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या है, कृषि है। बट शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन करना, ये तीनों ही जेनेटिक उद्योग नहीं माने जाते क्योंकि जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है, जैसे फसलों की जीनोम कृषि, बीटी बैगन, बीटी कपास आदि इस श्रेणी में होते हैं। जीवित जीवों के प्रजनन और प्रजनन की गतिविधियों में शामिल उद्योग यानी पक्षियों, पौधों, जानवरों आदि को एक आनुवंशिक या जेनेटिक उद्योग में के रूप में जाना जाता है। तो कृषि एक प्रकार से माना जाता है, बट ये तीनों इसमें नहीं है जेनेटिक उद्योग में। तो क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मतलब ऐसे जाके फिर ऐसे करके आती है, यू आकार का बनाती है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है माही नदी, है ना। माही नदी जो है पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की है ये पश्चिम भारत की, मतलब जो हमारा भारत है, जो हमारा ये भारत है, तो ये पश्चिम की तरफ की माही नदी जो है जो नदी है ये पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के भारत जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी अरावली में जय संबत झील से प्रारंभ होती है। इसकी कुल लंबाई 1576 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से बहती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जनगणना वर्षों में किसे जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1921 का जो माना गया था जनगणना। तो भारत में जनांकीय इतिहास में 1921 के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, जिसके फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी हुई थी। कितनी हुई थी फ्रेंड, 77 लाख की कमी हुई थी। हालांकि 1921 के बाद जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो इस फ्रेंड जो इसका नदी है ऑप्शन है झेलम। झेलम इज़ राइट आंसर। जो तुलबुल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। कि आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि झेलम कहाँ किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड। और इस परियोजना में 1985 में कार्य शुरू किया गया था ताकि गर्मियों के मौसम में झेलम नदी की नौवहन योग्य बनाया जा सके। इस परियोजना को उस वक्त रोक दिया गया था जब पाकिस्तान ने यह शिकायत की थी कि भारत ने 1960 में सिंधु जल की संधि का उल्लंघन किया है। तो उस समय इसको रोक दिया गया था। बट अगर पूछ लीजिए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम में है। और झेलम किस राज्य का पार्ट है, तो वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर है वो बताइए आप। तो पढ़ लीजिए आप, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। और जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन डी। मीन्स मैथान बांध जो है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर माने गए। जैसे कि इसका जो एक है कि तो फ्रेंड जो इसका है कि जो बताना है कि मैं कौन सा कथन नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन करना है। तो हाँ, मैथान बात जो है कि जैसे सब लोग बहुत लोग ट्रिक भी बनाया है कि जो मैराथन हो रही थी कौन सी नदी में हो रही थी, दामोदर नदी पे हो रही थी। और लोगों ने कहा कि भाई इसको और बढ़ाकर इस मैराथन को 10 किलोमीटर नहीं भाई 20 किलोमीटर बढ़ाकर करो। ये ट्रिक है लोगों को ये नदी याद करने का। तो यही सब लोग ऐसे याद करें कि हाँ, मैथान बांध जो है एक सहायक नदी है बराकर पर स्थित है ना। तो इस हिसाब से ये वाला राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ से कहाँ चला जा रहा है क्वेश्चन, रुक जा तू यहीं ठहर जा, अभी ये बच्चों को एग्ज़ाम पार करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 37 का आई होप आपने
राइट आंसर देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 38। तुम चलते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पास है, तभी मैं सोचूं कुछ तो गलत हो रहा था ना। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर है वो है वहाँ पास, सॉरी वो तभी मैं कहूँ मुझे काफ़ी हीराकुंड वाला भी सही लग रहा था। तो इसका हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो कि बच्चों में कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे ऐसे दिया है, बहुत दूर था। तो ये है कि रिहन बांध, जस्ट अ सेकेंड, देखिए जैसे कि ये है जो रिहन बांध है, वो सोन नदी की सहायक नदी रिहन बांध को बांध कर बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये तो सही हो गया। फिर हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा नदी में होती है। ये कहाँ पास है? महानदी में। तो भाई ये वाला भी सही हो गया। भाई हम सोचे कि हीराकुंड वाला मुझे रिहंद हीराकुंड तुंगभद्रा वाला थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, बट मुझे याद था कि भाई हीराकुंड बांध जो था कि महानदी पर है, ये सही था। फिर क्या तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और ये मैथान वाला भी। तो इसका फिर आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी है। मतलब चारों ही ऑप्शन सही है ना, 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन जो दिए हैं वो बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 2010 में इसका स्थापना हुआ था। एनडीए की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको फिर से एक बार बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि जो जर्मनी का प्रसिद्ध लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है वो रूर क्षेत्र हनोहर है। अन्य तीनों का विकल्प सही है ना। तो नारमंडी नहीं है फ्रेंड, ये है हनोहर, है ना। हनोहर मैं लिख देती हूँ एक बार आप लोग को बोलने में, हनोहर, हनोवर, हनोवर है ना, हनोवर है जो जर्मनी का, ये नारमंडी नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो आपको बताना है यहाँ पास कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। आई होप आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो इसका फ्रेंड जो है सही सुमेलित जो है ऑप्शन बी है कि रूर औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी में माना जाता है, और ये जो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है वो इटली में नहीं माना जाता है, ये फ्रांस में माना जाता है। ऑप्शन मैं आपको सारे बता देती हूँ भाई, कौन से एग्जाम में देखने को मिल गए, वो नहीं कुछ कहा जा सकता ना। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो माना जाता है वो फ्रांस को माना जाता है। रूर औद्योगिक प्रदेश जो माना जाता है वो जर्मनी को माना जाता है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो माना जाता है ये यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है ना, यूनाइटेड किंगडम को। और ये जो है सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो माना जाता है वो जर्मनी को माना जाता है, वो जर्मनी को। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है बस मात्र ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है, बट मैंने आपको राइट ऑप्शन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोत्सवाना। बाकी ये तीनों ही पश्चिमी तट पर है। अगर आप अफ्रीका का मैप खोल के देखेंगे तो पश्चिमी तट पर ये तीनों ही देखने को मिलेंगे, बट बोत्सवाना जो है वो नहीं मिलेगा ना। बोत्सवाना जो है वो इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे तो 100% करके चले हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित, आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसका ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है देहरादून, है ना। देहरादून में जो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो देहरादून में है। और इसका मैं भारत का जो मतलब कि वन अनुसंधान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1906 में हुई थी ना। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में की गई थी। यह भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है, मतलब कई हैं बट उसमें से ये प्रमुख है। तो भारत, क्वेश्चन नंबर 43, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो आपको बताना है कि कहाँ पास स्थित है ओशनिक नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो आपको मुझसे सभी पे एक नज़र डाल लेना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक पे नज़र डला लूँ, बट आप अगर कमेंट करेंगे तो पक्का है कि मैं नेशनल पार्क से क्वेश्चन लेकर आऊँगी। बट आपको कमेंट करना है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उस पर क्वेश्चन बना दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आप राइट आंसर बता दीजिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। जो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क वो स्थित है वो कच्छ में है। और जो कच्छ है फ्रेंड वो कहाँ है आप बताइए?
गुजरात में, राइट आंसर। सच में गुजरात के कच्छ में ये वाला नेशनल पार्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हमारा आता है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है। तो आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक की चलती है। तो आपके पास ऑप्शन सामने पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ थोड़ी टाइम का आपको समय देकर। तो फ्रेंड राइट आंसर ही ऑप्शन है, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य जो वंदे मातरम ट्रेन चलती है, ये एक प्रकार की हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है भारत की। फ्रेंड इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 23 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? चेन्नई द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था ना। तो कहाँ से? वाराणसी से कि नई दिल्ली के मध्य ये ट्रेन चली थी वंदे मातरम। और कब हुई थी? 23 फरवरी 2019 में हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर शरीयत लगाया गया है? तो आपको बताना है राइट ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर जो होगा वो होगा पानीपत। हरियाणा के पानीपत की भारत की प्रथम कृत्रिम रबर शरीयत का उद्घाटन 29 नवंबर 2013 को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा किया गया था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड? पानीपत में हुआ था। तो आई होप आपको ये वाला भी सिंपल ही लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ये भी बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से क्वेश्चन में तो बच्चे भाई आराम से कर लें। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो आपके पास क्वेश्चन सामने है, ऑप्शन भी सामने है, आप पढ़ लीजिए, मैं राइट आंसर बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो है जामनगर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है जामनगर में ना। वर्तमान में जो भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला गुजरात के कहाँ है? गुजरात के जामनगर में है। जामनगर तेल रिफाइनरी भारत में एक गैर सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशाला है। यह रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अगर पूछ ले कि जामनगर जो है किस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। जामनगर कहाँ पास है? तो गुजरात में है। और ये सरकारी है या फिर गैर सरकारी ये है? तो आपको बताना है जो तेल शोधन है जामनगर का वो गैर सरकारी है। आई होप इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको क्लियर करा दिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो सिंपल सा, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। आई होप अगर आपको मैप याद होगा इंडिया का तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप उड़ा देते होंगे। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं सी। यस, राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात का जो फ्रेंड है, भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। मतलब ये जो भारत का ये वाला सीन है, यहाँ पास गुजरात आता है ना, तो ये वाला बहुत लंबी है, पूरा ऐसे झुका हुआ है। तो गुजरात का जो ये लंबी सबसे तटरेखा है, सबसे लंबी है भारत की तटीय रेखा जो पूरा है, तटीय रेखा मानी जाती है वो मानी जाती है इतना 7516.6 किलोमीटर है। इसमें राज्यों का क्रम निम्नलिखित है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है गुजरात होता है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? ये सबसे पहले होता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। अगर ऑप्शन में आपको गुजरात नहीं मिला तो आप आंध्र प्रदेश को टिक कर सकते हैं। अगर गुजरात ना रहे तो फिर आंध्र प्रदेश, क्योंकि गुजरात का बहुत ज़्यादा है, 1214.7 है, और आंध्र प्रदेश का जो है 973.7 है ना। फिर उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, और उसके बाद और भी हैं, बट स्टार्टिंग आपको 2-4 याद होना चाहिए, तो मैंने 4 आपको याद करा दिए हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। जी हाँ, गोंडवाना समूह। जो गोंडवाना समूह है वो भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भीय युगों के सेलक्रम में पाया जाता है। इसमें पहला गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। कितना है फ्रेंड? 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। और दूसरा जो माना जाता है वो टर्शियरी है। बाई चांस इसमें गोंडवाना आपके ऑप्शन में ना रहा, टर्शियरी हुआ, टर्शियरी हुआ तो आप उसे भी लगा सकते हैं, बट गोंडवाना ना हो तो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर गोंडवाना है और सेकेंड नंबर पर टर्शियरी है, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। सबसे पुराना हो रहेगा तो भी वो गोंडवाना ही रहेगा, और उसके बाद जो माना जाएगा वो टर्शियरी 55 लाख वर्ष पुराना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। फरवरी 2020, यहाँ फिर से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं पूरा एक ही इसमें ले लेती हूँ। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। तो 2020 का करंट अफेयर्स है, ज़्यादा आपको नहीं होगा, तो आपको जो करंट अफेयर्स देखना है वो पूरा 2023 या फिर 22 तक का देख सकते हैं। 22-23 का देख लीजिए, इतना काफ़ी है।
इनफैक्ट आप 23 और 24 का देखिए, इतना काफ़ी। आपको जो करंट अफेयर्स चेक करके जाना है वो 23 और 24 का जाना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है, तो पूरा 23 तो आएगा ही, और जनवरी के माह आपके आ सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले, 20 दिन पहले तो भाई पेपर बनता है, तो 1 महीने पहले का आ सकता है। बट मोस्टली जो आपको देख के जाना है 2023 का करंट अफेयर्स, तो देख के जाइए। तो जो इसका फ्रेंड 49 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों ही सही है, मतलब कि ये दोनों ही, कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, फिर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में, भाई राम मंदिर इस टाइम जोरों तोड़ों पे है, 22 तारीख को उद्घाटन भी है, बोलो जय श्री राम। तो गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को कांग्रेस, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना स्पीड करते करते भाई तो भी काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 घंटा होने वाला है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, नॉट बैड। तो आपको राइट आंसर सही सर्च करना है कि इसका क्या होगा, तो हम पूरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे मिला लीजिए कि ए का 4 है, फिर बी का 3 है, फिर सी का 2 है, और फिर बाई एक ही बचा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया? तो आप एक बार फिल्म पुरस्कार अवार्ड से भी क्वेश्चन देख के जाइएगा, 2023 के, है ना, 2023 के। इसमें 2020 के आए हुए, क्योंकि भाई ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। बट आप 2023 का अवार्ड, जितने पुरस्कार हैं, ऑस्कर हो चाहे जो भी हो, जिस भी खेल से संबंधित जिस भी हो, सारे ही देख के आप जाइएगा। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पैरासाइट। तो फिर 51 का जो राइट आंसर है पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर, है ना। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया था, जिसमें भारत के विश्वविद्यालयों के बीच खेल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। यह भारत में विश्वविद्यालय स्तर की सबसे बड़ी स्पर्धा है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय सॉरी खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संगठन, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। बट इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, तो आप अलग अलग पढ़ लीजिए। पहले बात तो हम अभिकथन पढ़ लेते हैं। फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। ये है हमारा कथन। और कारण जान लेते हैं। सीनेट ने रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक थी। तो हम इसका देख लेते हैं और फिर इसका हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पास दिया हुआ है इसका आंसर। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। जो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। मीन्स ए वाला तो सत्य है, बट ए आर वाला असत्य है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 54, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित ICC पहला T20 विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं बता देती हूँ, सोच लीजिए, थोड़ा सा टाइम मैं आपको देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 10 टीमों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 55, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो 2020 है वो किसे मिला था। फ्रेंड, इसी प्रकार के अवार्ड आपको 2023 की पूरा एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए ना। जो करंट के क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस हिसाब से बन रहे हैं, तो 2023 के जितने भी अवार्ड है, किस व्यक्ति को किस मिला, किसको पद्म भूषण, किसको विभूषण, जितने भी अवार्ड आपको मिले हैं, आपको देख के जाना है एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम जब भी है 13 फेब, तो अच्छे से तैयारी करके जाइए अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। जो इसका राइट आंसर होगा NS धर्मशक्तु, मतलब 2020 में जो मिला था अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, NS धर्मशक्तु को मिला था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब यहाँ से आता है आपका रीजनिंग का पार्ट, जो कि रीजनिंग में आपको सॉल्व नहीं करवाने वाली, बट मैं थोड़ा सा यहाँ स्टॉप कर लेती हूँ। आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करिए, बस मैं केवल इसका आंसर आपको बताऊँगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन भी देख लिया, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन 68, ऑप्शन 68 है जो ये राइट आंसर है। क्योंकि मैं सॉल्व कराने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए, फिर अपना अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। देखिए आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है, यहाँ पास आप देख सकते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा कि नीचे दिए गए युग्म से हो। इस तरीके से आ गया तो बच्चे में भी कर ले। डायनासोर, ड्रैगन, तो आपको बताना है, इस तरीके से आपको ढूंढना है किसमें से कौन सा सही है। तो जो आपको दिख रहा है एक ही है भाई, सी, हिम, मतलब हिम और बर्फ, है ना। तो डायनासोर भी लोग, ड्रैगन एक प्रकार की प्रजाति है, तो ये भी है। और बाकी ये तीनों जो है गलत, गोरिल्ला, सैनिक, ये सब क्या है, ये सब अलग है। तो हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा। तो यहाँ पास आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पास कौन सा आएगा। तो जो निकल के फ्रेंड आंसर आएगा वो होगा, आप निकाल लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि आपका राइट आंसर जो होगा 102 आएगा। क्या आपका भी 102 आया है? आप वीडियो को पॉज कर करके रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे खासे करिए, क्योंकि अगर आपका ये सही हुआ तो ये तो पक्का ही इसमें ये रीजनिंग जो है आपको मार्क्स देकर ही जाएगा। बट ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बट अगर मैं आपको सॉल्व करवाने बैठी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 1 घंटे की हो चुकी है वीडियो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों का एक अवयव मैट्रिक्स दिया गया है। यह एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तियार स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इस प्लेस पर कौन सा अंक होगा इन चारों में से आपको बताना है कि इस प्लेस पे कौन सा अंक होगा। तो जो 59 का फ्रेंड राइट आंसर है वो है 10। तो 10 इस जगह पे राइट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड जो है वो है 10 किलोमीटर, मतलब वो 10 किलोमीटर अपने घर से दूरी पे था। आप निकाल लीजिए, फिर देख लीजिए आपका राइट आंसर इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। तो आपको बताना है कौन सा अन्य से 3 से भिन्न है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो आप निकाल लीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 13 जिसका आंसर आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है। यदि ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं, बहुत ही सिंपल है। बट अगर आप निकालेंगे तो आराम से इसका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कि इसका क्या है। तो बताना है आपको कि ए का डी से क्या संबंध है। तो ए का डी का जो संबंध है वो क्या है। तो फ्रेंड जो ए का डी से संबंध है वो है ससुर का आप निकालेंगे तो आप जो संबंध आएगा वो ससुर का आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान, जीएस के क्वेश्चन आई थिंक रीजनिंग के फिनिश हो गए, अब यहाँ से फिर से जीएस के स्टार्ट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं 8-10, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर, आई होप आपने चारों ऑप्शन देख लिया होगा और अपना आंसर भी सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन जो हुआ था 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 64। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपको बताना है कि जनपदों में पूछा गया है कि सबसे साक्षरता दर सबसे कम किसकी है। चारों ऑप्शन बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो है श्रावस्ती। साक्षरता दर जो सबसे कम है वो श्रावस्ती की है ना, मात्र 46.74%, इतना है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 65 पे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है।
तो इसका राइट आंसर आप बताइए, फिर मैं आपको सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो 30% है, मीन्स जो 30% क्षेत्र है वो सिंचाई क्षेत्र के प्रतिशत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूरा ले लेते हैं, आई होप आ जाएगा, इतना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पर सूची फर्स्ट है, यहाँ पर सूची सेकंड है। तो पीतल का सामान मेरठ, माचिस सहारनपुर, खेल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी। तो आपको यहाँ पास बताना है कि राइट ऑप्शन आपका क्या है। तो फ्रेंड जो आपका राइट ऑप्शन आएगा, तो हम लोग अगर सोचें कि पीतल का सामान कहाँ पास बनता है, तो पीतल का सामान जो बनेगा वो है सहारनपुर में, है ना। नहीं, मुरादाबाद में बनेगा। पीतल का सामान जो बनेगा वो मुरादाबाद में बनेगा, और जो माचिस बनेगी वो बनेगी बरेली में। बरेली कहाँ है, यहाँ है बरेली। और जो खेल का सामान बनेगा वो है मेरठ में बनेगा। और ये इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। हमारा सही जा रहा है ना, आपने मिलाया ना। हाँ, अगर एक भी आपको पता चल गया कि भाई पीतल का सामान नॉर्मली फेमस है कि कहाँ पास बनता है, मुरादाबाद में बनता है ना, और माचिस कहाँ बनती है, बरेली में। इतना अगर आपने दो भी कर लिया तो भी आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, बहुत ही सरल। तो बताना है आपको मुख्य लोकगीत कौन से हैं। तो ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर में बिरहा, चैती, ढोला जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य है। ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल, बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइए। यूपी स्पेशल से अभी तक देख रहे हैं 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं और ऑलरेडी अभी बढ़े जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भी कि यूपी स्पेशल से ही है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है। तो इसका भी राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, चरखुला, कर्मा, पांडव। इसका ट्रिक है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो नृत्य है वो कहाँ। तो इसका ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, चरकुला, कर्मा, पांडव, जो इसका राइट आंसर है। और ये बिहू वाला जो है भाई असम में है, और ये भांगड़ा वगड़ा तो आप बता सकते हैं कि पंजाब का है, कथकली केरल का है ना, केरल का कथक, ये सब ये वाला ऑप्शन केरल का है। तो इस हिसाब से आप चारों ही आराम से बता सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आपने ऑप्शन देख लिया होगा और अपना आंसर भी टिक कर लिया होगा। तो राइट आंसर होगा और वाराणसी, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में हुई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर 2016 को व्यापार सुविधा केंद्र के प्रथम चरण के तहत म्यूजियम, क्राफ्ट बाजार और प्रवेश प्लाजा का लोकार्पण किया गया था। तो अगर पूछ ले किसके द्वारा, वैसे ये करंट के क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, 2016 का है, बट इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसका आंसर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंवला। जो इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये है स्थान का नाम है ये आंवला। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। ओके, स्थान का नाम है आंवला, जो कि कहाँ है, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता है इफ़को। आपको सबको पता है कि इफ़को सबसे बड़ी सहकारिता है, 40,000 सहकारिता इसकी सदस्य है। 3 नवंबर 1967 को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को का पंजीकरण एक बहु एकक सहकारी समिति के रूप में प्राप्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के आंवला, ये जो कि है यूपी में ही है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन रहा है, यूपी के आंवला स्थान पे है ना। आंवला स्थान कहाँ है फ्रेंड, यूपी में ही है। आंवला स्थान पर इफ़को यूरिया कारखाना स्थित है, आंवला। आप यहाँ पास क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, यहाँ पास प्रावधान ये दिए गए हैं, यहाँ संविधान के भाग दिए गए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संविधान के आप 2200 भाग तो आप अच्छे से याद करके तो जा ही रहे होंगे ना। तो आप देख लीजिए कितने भाई कौन से में क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर नागरिकता किस में है और ये सब देख लीजिए एक बार। तो नागरिकता का भाग सेकंड में है, ये तो है ऑप्शन सही है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो नागरिकता तो भाई सभी को पता रहता है कि नागरिकता जो भाग सेकंड में ही है, तो यहाँ पास नहीं बताना है आपको। तो ये वाला तो ऑप्शन सही हो गया। और संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, भाग 8 में है।
संघ राज्य क्षेत्र जो आता है फ्रेंड वो भाग 8 में आता है, जबकि यहाँ पास 7 दिया है। तो मतलब ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पास नहीं पूछा हुआ है ना, यहाँ पास नहीं पूछा तो हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर नगर पालिका ये भाई इसी में है और निर्वाचन भी इसी में है। इसका राइट आंसर आप यहाँ पास देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपका इसी में आ जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन ए तथा अभिकथन दूसरा है कारण आर। आपको बताना है। सबसे पहले अभिकथन हम पढ़ लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों के में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये हो गया हमारा अभिकथन। अब कारण जान लेते हैं। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो आपको बताना है कौन सी कूट भाषा उत्तर का चयन सही है। तो यहाँ पास आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आपको राइट आंसर आप बता दीजिए हमें। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है ना, तो दोनों ही सही बातें इसमें बताई गई हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के साइड। पूरा क्वेश्चन आ जाता है एक ही पेज पे, तो फिर पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये भी आसान कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 73, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड, तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, अनुसूचियाँ भाई देख लीजिएगा आप जितनी भी हैं। पूरी 12 अनुसूची है, आई थिंक 12 है ना, 12 ही हैं। तो यहाँ पास देख लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बताइए कौन सी अनुसूची क्या है दिए गए कुट भाषा में सही है। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन मैच करना है, तो जो हमारा ऑप्शन राइट मैच होगा वो ऑप्शन डी होगा ना। तो जो 7वीं अनुसूची है भाई वो होगी वो ऑप्शन डी होगा ना। ऑप्शन 3 मतलब जो 7वीं अनुसूची है उसमें है संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियों के बारे में जानकारी। फिर 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाओं है, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। फिर 9वीं अनुसूची में जो बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण कर सकता है। और 10वीं अनुसूची में जो बताया गया है दल परिवर्तन का कराया गया है। ये बहुत ही सिंपल सा था। इस तरीके से आपने मोस्टली सबको जो होता है ये आप टिक कर लिए। जैसे कि भाषा का सभी को पता रहता है कि जो 8वीं अनुसूची वो जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में सबको पता है कि संघ राज्य समवर्ती की बात की गई है। 10वीं अनुसूची में भी बताया गया है कि दल परिवर्तन है। तो इस हिसाब से आप एक भी मैच कर लिए तो आप आराम से मैच कर सकते हैं ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर ये हो गया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 74 पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ पास नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा कान खड़े करके देखा करिए। तो यहाँ पास संस्थाएं दी गई हैं, यहाँ पास स्थापना दिवस दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्य परिषद जो है 1990, ये तो सही है कि ये भाई जो अंतर्राज्य परिषद हुआ है ये काफ़ी फेमस है, 1990 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, बट 1954 ये नहीं है भाई, 1952 है इसका राइट आंसर, 1952 है। तो हमारा आंसर तो मिल गया कि भाई ये है जो सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो हुआ 1954 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी 1964 में हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी 1993 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया, मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 75। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा 2 कारण आर है। तो पहले बात हम कथन ए को पढ़ लेते हैं। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं तथा स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता CAD कहा जाता है या फिर कैड कहा जाता है। कारण, चालू खाता कैड तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। अब बताना है कि जो है किसमें नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है किसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा ना, कि ऑप्शन ए तो सत्य है, मतलब ये वाले भाग जो कथन है वो तो सही है, बट इसकी व्याख्या ये जो सेकंड वाली बात जो कारण है ये असत्य है ना। क्योंकि जो चालू खाता का तात्पर्य होता है कि निवल विदेशी आस्तियों से समांतर कमी, अर्थात जब एक देश के भुगतान दूसरे व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता कहा जाता है, मतलब कैड कहा जाता है। चालू खाता घाटा कम करने के लिए आमतौर पर निर्यात में वृद्धि या आयात में कमी की जाती है। यह आमतौर पर आयात प्रतिबंध, कोटा शुल्क या निर्यात पर छूट देकर हासिल
किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर आपको यहाँ पास देखना है कि सत्य नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पास आप चारों आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, हरित ब्रांड स्थित ब्याज प्रतिफल का अल्पकालीन परिपक्वता निवेश है। तो ये वाला जो सत्य नहीं है, बाकी ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। तो इस आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का 76 का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पास वर्ष दिया गया है, यहाँ पास स्थान दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 77 का। तो यहाँ पास जो फ्रेंड है, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम चेन्नई वाला देख लीजिए। चेन्नई वाला जो हुआ था फ्रेंड वो 2018 में हुआ था, और दक्षिणी गोवा वाला जो हुआ था वो 2016 में हुआ था, और लखनऊ वाला जो हुआ था वो हुआ था 2020 में, और ये एक ही बचा रहा हमारा हैदराबाद 2019। इस हिसाब से हम मैच करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 78। ये कथन कारण बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। शिक्षा एक एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। कारण अब जान लेते हैं। CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। चलो भाई देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, एक बार हम भी मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पास दिया गया है और आपको बताना है ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर सही की व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य किंतु आर सही की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो आप सोच लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ना, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब दोनों ही सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 79, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं देख लीजिए। मैं राइट आंसर बता लेती हूँ कि मेघालय में जो है वांगला उत्सव मनाया जाता है। आप एक बार सारे उत्सव भी देख लीजिएगा, कौन से राज्य में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि आपके सामने पड़े हुए हैं, मतलब 2020 के क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो आप भाई 2023 में भी आराम से आ सकते हैं इस तक, क्योंकि टॉपिक वही रहता है, बस क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। हर एग्जाम में टॉपिक सेम रहेगा, उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन उठाया जाएगा, बस आपका जो चेंज होता है वो क्वेश्चन चेंज होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र की ऊर्जा का चरम स्रोत है। आपको बताना है कि चरम स्रोत जो है ऊर्जा का वो कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आराम से आप बता सकते हैं। भाई सूर्य की ऊर्जा कभी भी नहीं खत्म हो सकती, जो इसका है चरम स्रोत है ये सूर्य हमारे ऊर्जा को देने के लिए है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सूर्य है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो आपको बताना है, तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड ये भी है सौर ऊर्जा है ना। जो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है वो कौन होता है, वो सौर ऊर्जा ही होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर बताइए। ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा नमी है ना। जो लौह धातु के क्षयकरण, मतलब जो लौह में जो जैसे कि लोहे में वो जंग वगैरह लग जाती है, तो उसका क्या कारण है कि ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें नमी, ऑक्सीजन की वजह से उसमें नमी हो जाती है, फिर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है लोहे में। तो वही कारण पूछा हुआ है। तो आपको आराम से ये क्वेश्चन भी ईजी ही था कि भाई ऑक्सीजन तथा नमी जब एक लोहे में लग जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका क्षयकरण, मतलब उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, हाँ ई वाला का थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूँ। जैसे कि जब लौह धातु नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। या लौह धातु में जंग लगना या क्षय की प्रक्रिया कहलाती है ये वाले का। इसलिए मैंने बताया कि ऑक्सीजन तथा नमी, ये मैं आपको नॉर्मली अपनी भाषा में बताई। तो क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। जो सबसे कठोर पदार्थ है फ्रेंड, लोग लोहा लगा के चले आएंगे, बट ये लोहा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हीरा है ना। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड, हीरा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। यह कार्बन का एक अविशुद्ध रूप है। हीरे में कार्बन के परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर त्रिआयामी चतुष्फलीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हीरे का गलनांक होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप लोग को तुरंत टिक करना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो सोनार है ना। जो महासागरों में कोई भी सामान को पता लगाने के लिए जो चीज़ होता है वो सोनार के द्वारा पता किया जाता है कि कोई चीज़ कब से डूबी हुई है। सब सोनार का काम है इन सब का कार्य करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रामसर सम्मेलन। इस तरीके के सम्मेलन आप पूरा करके जाइए, और इस तरीके के सम्मेलन भाई बच्चे याद करके ही जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं तो इजी है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो आपको बताना है किससे सम्मेलन जो रामसर सम्मेलन है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने मैं राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो रामसर सम्मेलन हुआ था फ्रेंड वो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक विश्व स्तरीय प्रयास है। कौन सा है? विश्व स्तरीय, मतलब सभी देशों का ये इसमें भाग माना जाता है। रामसर आर्द्रभूमि समझौता जो हुआ था फ्रेंड वो 2 फरवरी को हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कभी कभी डेट ये आ जाता है कि भाई डेट तो भले ही ना पूछे पर सन पूछ लिया जाता है कि रामसर सम्मेलन जो हुआ कब हुआ था। तो 1971 में हुआ था। ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर किया गया था, जिसे 1975 में लागू किया गया था। लागू अगर डेट पूछ ले तो वो हो गया था 1975 में। भारत ने इसे कब ज्वाइन किया था? तो भारत ने इसे में 1982 में इस संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था 1982 में। तो चारों आपको जो है डेट अच्छे से याद रखना है कि शुरू कब हुआ था, 1971 में, लागू कब हुआ था 1975 में, और भारत ने कब इसमें इस संधि में हस्ताक्षर किया था अपना 1982 में। तो आई होप आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रामसर सम्मेलन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 86। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये फिर आ गया सूची फर्स्ट आपका यहाँ पास है, सूची सेकंड यहाँ पास है। यहाँ पास विटामिन के नाम लिखे हुए हैं 4, और आपके यहाँ बताने हैं कि किससे मिलते हैं। तो राइट ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। जैसे कि विटामिन के से आपका जो मिलता है हम टिक करते हैं, विटामिन के से मिलता है अल्फ़ा, है ना। तो विटामिन के जाता है अल्फ़ा पे। और विटामिन डी तो भाई सभी को पता है कि विटामिन डी किस में मिलती है फ्रेंड, आप बताइए ना। यकृत में मिलता है, बिल्कुल सही। कॉड या फिर यकृत तेल में मिलता है विटामिन डी। और विटामिन ई भी बताइए किस में मिलता है? भाई बहुत सही, गेहूं भ्रूण तेल में मिलता है। विटामिन सी तो भाई सभी जानते हैं कि नींबू में विटामिन सी मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करें तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आप सभी का ये वाला क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन टफ भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने 140 में से अगर आप मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं या फिर 120 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं, तो माइनस मार्किंग वाला चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, माइनस में जाने से अच्छा है कि आप उसे छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आप पूछा है यहाँ पास किसने की थी, तो आपके पास ऑप्शन सामने है, ऑप्शन बता दीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। जो लाठी क्लब का हुआ था स्थापना, ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक। तो लाठी क्लब और अखाड़ा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी हेतु मजबूत और सशक्त बनाना था। तो किसके द्वारा हुआ था फ्रेंड? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? इस हिसाब से कथन के भी क्वेश्चन इस हिसाब से देखे जाते हैं एग्जाम में कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सर नेहरू जी। तो इस हिसाब से बुक के नाम ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अपना तैयार कर लीजिएगा। तो इसका फ्रेंड 88 का आप क्वेश्चन आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक समाज सुधारक थे। जानते हैं आप सभी लोग इनके बारे में, कौन नहीं सुना होगा इनके बारे में, इनका नाम कौन नहीं सुना होगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो है मैच करना है। तो कौन सा राइट आंसर है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस में लगाना है, तो आपको बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था ना। ये सबसे पहले हुआ था 1764 को। फिर क्लाइव का पुनः आगमन होता है, ये होता है 1765 को। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, ये भी होती है बट ये 12 अगस्त को होती है। जो ये 22 अक्टूबर को ही होती है। जो क्लाइव का पुनः आगमन जो माना गया है वो होता है मई में होता है। ये चीज़ जो होती है ये मई में होती है। और जो ये इलाहाबाद की जो संधि होती है वो अगस्त में होती है, अगस्त के 1765 में ही होती है ना।
और अगस्त के 1765 में होती है। फिर उसके बाद सबसे आता है वॉरेन हिस्ट्री का भारत गवर्नर बनना, ये हुआ था 1772 में। तो जो फ्रेंड इसी हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन है, आप सामने देख सकते हैं, जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। मीन्स इस हिसाब से हमारा ये सही है। तो आपको सबका मैंने सन भी याद करा दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो अभी तक मैंने एक बार भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको सारे ईयर का प्रीवियस ईयर करा दूँगी, ये आर ओ का। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी वो हिंदी का अपलोड करूँगी, और ऐसे ही सब कुछ डिटेल में आपको सब बताते हुए चलूँगी। गला काफ़ी सूख गया है, पानी पीने का मन कर रहा है। अगर आपकी परमिशन हो तो पी ले, बट कोई नहीं, हमारा जब 100 क्वेश्चन पार हो जाएगा फिर मैं पीऊँगी पानी, बट अभी ज़रूरी है क्वेश्चन कराना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 90 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। तो वही है, सूची फर्स्ट हमारा यहाँ है, सूची सेकंड यहाँ है। तो इलाहाबाद की संधि अभी इलाहाबाद की संधि मैंने बताया है ना, अभी जस्ट मैंने इलाहाबाद की संधि आपको बताया है कि 12 अगस्त 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1965। तो ये तो भाई गलती हो गया यहाँ पास। 12 अगस्त 1765 को हुआ था, मैं 19 बोल रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो मैं 1765 बोल रही हूँ ना। तो सब बताना है कि एक्सला सैपल की संधि, ला बुड्डनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युति। तो आपको इस हिसाब से मैच करना है। तो फ्रेंड यार आपको सभी आपको पता ही है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। तो ये हम सीधे यहाँ पास मैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सला सैपल की संधि, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है बच्चों को ना, तो जो हम इजी है उसको चलते हैं। फिर डुप्ले की पदच्युति करते हैं। डुप्ले की पदच्युति हुई थी भाई 1754 में, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो ए का पहली बात तो चौथा है, और ए का चौथा जो हमें मिल रहा है मात्र इसी ऑप्शन में मिल रहा है ना। तो 90 का जो राइट ऑप्शन होगा, एक मिनट, ए का जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मिस, नहीं सॉरी, मतलब ए का जो है, ए का चौथा है ना, तो ए का चौथा हमें जो मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा है, हमें ए का चौथा जो मिल रहा है इसमें मिल रहा है। देखिए ए का चौथा मात्र एक ही ऑप्शन में है, तो बी इज़ राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि बी इज़ राइट आंसर। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ आपका, तो ये है ना। तो सब कुछ आपका क्लियर हो गया कि भाई ये इसका ये था, तो मत ए का चौथा जो मिल रहा है मात्र इसमें मिल रहा है बी में, तो बी इज़ राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। अब सच में लगता है पानी प्यास लग गई है क्वेश्चन ही तो मैं आपको सच सच बता के और ऑप्शन गलत टिक करा दे रही हूँ, बट वो सही था। फाइनली मैंने अपना सुधार लिया। क्वेश्चन नंबर 91, तो रमशनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए कि किसका है। तो फ्रेंड आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ये महाभारत का है ना, जो रमशनामा है, जो हिंदू ग्रंथ महाभारत है उसका फारसी अनुवाद है रमशनामा। और ये जो इसका अनुवाद किसने किया था? तो फारसी भाषा में किया गया। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से बदायूं ने किया था। किसने किया था भाई? बदायूं, नकीब खां और अब्दुल कादिर द्वारा रबशनामा नाम से किया गया था। तो मुख्य जो इसके कौन कौन थे? बदायूं थे, नकीब खां थे और अब्दुल कादिर द्वारा रबशनामा का किया गया था। और किसके आदेश पर किया गया था? मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर किया गया था, कि इन्होंने कहा कि महाभारत का फारसी अनुवाद करिए, जो कि रबशनामा से लिखा गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पास आपके पास युद्ध दिए गए हैं, कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध, और यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको सब मैच करना है। चलिए मैच कर लेते हैं, ये भी कौन सा टफ है। इस तरीके के क्वेश्चन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले हम कन्नौज का युद्ध देखेंगे। जो कन्नौज का युद्ध हुआ था फ्रेंड 1540 में हुआ था, और किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। फिर चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो 1528 में हुआ था ना, बाबर और राजपूत मेदिनी राय के बीच में हुआ था। फिर तालीकोटा का युद्ध, ये थोड़ा सा टफ है। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में, और चौसा का युद्ध ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, 1539 में हुआ था। इसी हिसाब से अगर हम मैच करेंगे तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, है ना। सारे का सन बता दी मैं आपको, और क्या चाहिए? लाइक करने के लिए आपको वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कुछ चाहिए? जितना चाहिए सब कुछ बता रही हूँ, बट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक वीडियो देखते आ रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया। अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 के साइड। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको यहाँ पास अब दिए गए हैं। सबसे पहले इनका ऑप्शन
सेट करना है। तो ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं आपको सन के हिसाब से बता देती हूँ इसका। सबसे पहले सबसे पहले गांधी इरविन समझौता जो हुआ था फ्रेंड, वो हुआ था 5 मार्च को हुआ था ना, 5 मार्च हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता भाई, 1931 को हुआ था। फिर पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1932 में हुआ था, 1932 में, 24 सितंबर 1932 में हुआ था। इस हिसाब से अगर हम मैच करें, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ये कोई भूल कैसे सकता है, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी लिख जा भाई, 1930 को घोषणा हुई थी। असविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड, हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। तो इस हिसाब से जो हमारा मैच कर रहा है वो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन साइड मूव करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। हमारे पास सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। तो आपको बताना है सूची सेकंड के साथ किसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो मैच कर रहे हैं वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा जो मैच कर रहे हैं महादेवी गोविंद रानाडे, और बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा जो मैच कर रहे हैं वो फिरोज शाह मेहता। कहाँ है फिरोज शाह मेहता, और ये है मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। इस हिसाब से अगर जो हमारा ऑप्शन देखे तो राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, ये है ना। तो राइट ऑप्शन ये है, तो हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो आपको बताना है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। तो 95 का जो राइट आंसर है आपने सोच लिया, आई होप। तो मैं आंसर बता देती हूँ, विलियम डिगली इसके संकलनकर्ता थे। तो क्वेश्चन नंबर 96, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको सही बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ऑप्शन दूसरा जो है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, सोच लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है केवल 1, मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आया था, ये बात सही है ना। कलकत्ता में आया था 1773 में, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब इसका एक वो आया था 1773 में, और 1774 में ये स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, और ना कि ये थे, है ना। ये लेमेस्टर इस नहीं थे। ये कौन थे फ्रेंड, मैं एक बार आपको बता दूँ, सर एलिजा थे। सर एलिजा इम्पे ये जो थे इस के क्या मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। तो फ्रेंड ये टैग का रंग भी इसमें से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि टैग के रंग बताते हैं कि वो जो चीज़ है, वो जो खाद्य चीज़ है उसकी शुद्धता कितनी है ना। तो इस हिसाब से आप ये भी क्वेश्चन एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका बताइए कि टैग वाले जो प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है कौन से रंग का। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नीला है। मीन्स प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग जो होता है वो नीला होता है। यह कार्य प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम या उन्नतशील किसानों द्वारा बीज पैदा करने की मानक विधियों के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास सामने रखे हुए हैं। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ही इटावा पायलट अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट, ये जो राइट ऑप्शन है। बाकी ये जो तीनों हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ पास नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है फिर से आपके सामने। आप यहाँ पास फसल देख सकते हैं, यहाँ पास जनपद देख सकते हैं। ऑप्शन मैच कर लीजिए तो हम आपको बता दें। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर।
जो इसका फसल सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी कि मक्का जो है कानपुर में नहीं होता है भाई। सरसों आगरा में होता है, आलू फर्रुखाबाद में होता है, तिल हमीरपुर में होता है, बट जो मक्का है अधिकतम वो नहीं है उत्तर प्रदेश के, कानपुर में नहीं पाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कानपुर मंडल, अन्य सभी जनपद सही सुमेलित हैं। इसमें मतलब ये नहीं, बाकी सारे जनपद सही सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए भाई, पानी पीने का टाइम आ गया है। आप लोग भी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन कर लें फिर पानी पियेंगे ना। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। तो आपको बताना है, ये 2020 का करंट अफेयर्स है। आपको 2023 में जितने भी करंट अफेयर्स है सब अच्छे से करके जाना है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में 20 दिन का टाइम है। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ राइट आंसर। तो पानी पी लीजिए आप लोग, हम भी पी लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पर। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको यहाँ पर सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है, और ऑप्शन दूसरा है कि 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित की जाती है। तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए फिर बताइए। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर 1 और 2 दोनों ही सही है। मतलब ना भारतीय रिजर्व बैंक का एक सहायक है, और ये क्या 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित की जाती है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 102 पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपके पास सूची फर्स्ट यहाँ है, सूची सेकंड यहाँ है। यहाँ पास बैंक के नाम दिए गए हैं, यहाँ पास प्रकार दिए गए हैं। तो इंडियन बैंक बताना है आपको, विदेशी है, सहकारी, निजी है, सार्वजनिक है। इस हिसाब से आपको चारों को ऑप्शन यहाँ पास मेंशन आपको बताना है और राइट ऑप्शन सही करना है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड जो इंडियन बैंक है वो क्या होता है, वो सार्वजनिक है ना। इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक है। फिर आईसीआईसीआई बैंक जो होता है वो निजी है, एक प्रकार का निजी बैंक माना जाता है। फिर सिटी बैंक जो होता है वो विदेशी बैंक होता है ना। सिटी बैंक जो है विदेशी, सारस्वत बैंक जो है वो है सहकारी। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 103। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन 1 और अभिकथन दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। हम पहले कथन पढ़ेंगे फिर कारण पढ़ेंगे। पहले कथन पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। ये हो गया हमारा कथन। और कारण देखते हैं, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो अब इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है राइट आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पास आपके पास ऑप्शन दिए हुए आप देख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही भी व्याख्या भी कर रहा है। मतलब जो भी बातें इसमें क्वेश्चन में की गई थी वो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। तो आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है रोजगार सृजन। जो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है कि रोजगार सृजन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 105। 2011 की जनगणना के अनुसार, फ्रेंड जनगणना से भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसका नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। आई होप आपने अपना ऑप्शन सोच लिया होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब पश्चिम बंगाल का जो नगरीकरण स्तर वो सबसे निम्न है। आप कह सकते हैं इसका मात्र 31.89 है ना, मात्र इतना है। 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बीच हुआ था। 10 साल का जनगणना होता है ना, तो वही 2001 से लेकर 2011 के बीच की बता रहे हैं। मतलब पहले ये 2001 में था 27.97, और 2011 में जो हुआ था वो 31.89 हुआ था। तो आई होप आप अच्छा आपको मतलब मीन्स इसका राइट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थल है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आप बताइए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, जारवा जनजाति जो पाई जाती है वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। तो बहुत सारी जनजातियां हैं, आप देख लीजिएगा। मैप के हिसाब से जनजातियां याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा ना। मुंडा, बिरवा, होरवा, पता नहीं क्या क्या और जनजाति, बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जारवा जनजाति इसमें पूछा हुआ है, वो अंडमान निकोबार के में पाई जाती है जनजाति।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 107। सूची फर्स्ट को इसमें फिर सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट आपका ये रहा, सूची सेकंड यहाँ रहा। यहाँ पास खनन क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पास खनिज दिया हुआ है। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है। सबसे पहले गुरु महिसानी का देखेंगे, तो जो गुरु महिसानी वो एक प्रकार का क्या होता है, वो लौ अयस्क का माना जाता है जो गुरु महिसानी होता है। और तलचीर जो होता है फ्रेंड, वो तलचीर जो होता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। ये भी गुरु महिसानी भी उड़ीसा में होता है, और तलचीर भी मोस्टली उड़ीसा में ही देखा जाता है, पाया जाता है। इसका जो होता है वो कोयला होता है। और जादूगोड़ा जो होता है झारखंड साइड देखा जाता है, और इसका जो होता है जादूगोड़ा का यूरेनियम है ना, यूरेनियम को खनन, जो इसका खनिज माना जाता है, खनन क्षेत्र ये जादूगोड़ा ये स्थान है, और इसमें क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। अब जावर जो खनन क्षेत्र है ये कहाँ, इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड, अभी एक ही ऑप्शन बचा है जस्ता। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 108। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप तैयारी किए होंगे। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है, आई होप आपने सोच लिया होगा, और ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम की जो पवनें आती है, जो दक्षिण पश्चिमी पवन आती हैं, उन्हीं को भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है। मतलब जो पवनें होती है दक्षिण पश्चिम, तो उसमें ही भारत की मानसून की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना। तो इसमें एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो मित्र पर जैसे मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे हो गया, तो इसमें पूछा है कि नहीं, तो गुजरती से गुजरात हो गया, झाड़ दो से झारखंड हो गया ऐसे। तो इसमें जो राइट आंसर है, तो भाई इसमें बताइए आप कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें मणिपुर है ना, तो मणिपुर ऑप्शन नहीं आता। मित्र पर गमछा झाड़ दो, तो भाई कहीं भी मणि नहीं आया है, मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो ये ट्रिक है एक प्रकार से कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो लोग याद रखे रहते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो उसमें जो ऑप्शन नहीं मिलता है वो रहता है तो मणिपुर। तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 110। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। आपके पास सूची फर्स्ट ये रही, सूची सेकंड यहाँ रहा, यहाँ पास देश है, यहाँ पास राजधानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले म्यांमार की राजधानी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड म्यांमार की जो म्यांमार की राजधानी है वो है यंगून। और कंबोडिया की राजधानी से सभी को पता है भाई, है ना। कंबोडिया की राजधानी बताओ, नाम पे। इस हिसाब से हम थोड़ा सा क्वेश्चन ये कहीं और भी जा रहा है, तो हम पूरे क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पास 2 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पास ये, तो आपको यहाँ पास ऑप्शन बताना है। तो मैंने बता ही दिया था ना, तो वियतनाम, नामपे, लाओस, यंगून। तो मैंने बताया था ना कि जो म्यांमार की राजधानी थी वो यंगून थी। तो मतलब कि भाई पहला का क्या, ए का जो हो गया वो कौन सा होगा, चौथा होगा ना। तो ए का चौथा मात्र हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और मैंने बताया था कंबोडिया का नाम पे है, तो कंबोडिया का जो कि बी का तीसरा है ना, सब लाओ। फिर उसके बाद ये वियतनामा का हनोई हो गया, और उसके लाओस का क्या हो गया, वियतनियत हो गया, बस हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। आपके पास सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये है। यहाँ पास नदी दी हुई है, यहाँ पास शहर दिया हुआ है, आपको मेल करना है। इस तरीके के क्वेश्चन ठीक भी रहता है, नहीं भी ठीक रहता है। ठीक इसलिए रहता है कि अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए नहीं रहता है कि बच्चे इस तरीके से देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं थोड़े से ना। तो आपको सॉल्व करना है कि 111 का राइट आंसर बताइए। तो सत अल अरब जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, सत अल अरब जो पाया जाता है वो बसरा में पाया जाता है। और पराग्वे जो पाया जाता है वो है अर्ससियन, क्या है नाम, पराग्वे जो है वो अंससियन में पाया जाता है। और नाइजर जो है वो है नियामी में। नियामी कहाँ है, यहाँ है। और डेन्यूब का एक ही बचा है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड ये भी करंट से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करंट के क्वेश्चन क्या ही आपको आते होंगे, 2000 वो भी 20 के, 2023 के आप तैयार कर लीजिए, वही काफ़ी है ना। तो अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 113। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो अनुसूचित जाति वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऑप्शन 113 का राइट आंसर आप बताइए, तो फिर मैं बताती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नागालैंड में है ना। नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है, जबकि केरल, सिक्किम और असम सहित अन्य राज्य संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास करती हैं, बट नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में इन सब में नहीं करती हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 114, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो आपको बताना है संकल्प पर्व किससे संबंधित है, जो कि 2020 में मनाया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो फ्रेंड इसका जो है वृक्षारोपण से संकल्प पर्व ये था कि हमें वृक्ष को रोपना है, यही हमारा संकल्प था। तो यही जो कि 2020 में मनाया गया था। तो 115 नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, बहुत ही सिंपल सा है कि सारी क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, सफ़ेद क्रांति, आप इस प्रकार की सारी क्रांति आप याद करके जाइएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्का है देखने को एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलते हैं, इसी में नहीं हर एग्जाम में मिलते हैं। तो फ्रेंड जो नीली क्रांति कहा जाता है वो मत्स्य उद्योग को कहा जाता है ना। मछली कहाँ गई, हाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मछली उत्पादन, हाँ मछली उत्पादन को कहा जाता है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 116, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो आपको बताना है कि 116 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर अपना सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117, आजा। हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो आपको बताना है, ऑप्शन सामने है, आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सतलुज और काली। मतलब जो कुमायूं हिमालय है वो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय नवीनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी, ऑप्शन सामने है आपके पास, आप देखकर बताइए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा फ्रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हाँ 1942 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 119, निम्नलिखित में से कौन एक 19 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था। तो इस प्रकार से अब इस टाइम जो बहुत सारे दिवस मनाए जा रहे हैं उनका आप थीम तो जरूर याद कर लीजिएगा। 100% उनमें से क्वेश्चन तो आने को ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सतत विकास लक्ष्य ही माना गया था। तो 119 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 120 से हम देखेंगे, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। इस प्रकार के अवार्ड भी आप एग्जाम 2023 के देख के जाइएगा। तो बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने है। तो 120 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो कंगना रनौत को मिला था। उनके विशिष्ट योगदान हेतु वर्ष 2020 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। बैटरी तो हम चलते हैं 121, क्वेश्चन नंबर 121 पे। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। मतलब मरणोपरांत पूछा गया है कि मरने के उपरांत उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे, कितने लोगों को, तो यही पूछा गया है। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है 4 लोगों को है ना, 4 लोगों को दिए गए थे 2020 में। इसी हिसाब से आपको 2023 का भी याद करके जाना है। तो 122 हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड 122 का जो राइट आंसर होगा आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है पुल्लेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 123, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है ना, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर चलते हैं 124 पर। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो ऑपरेशन वनीला संबंधित है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 125, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आप आंसर बता दीजिए, मैं बता देती हूँ। इसका सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड ये जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये संपन्न हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 126,
एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पास एक अभियान यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है मतलब। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो बताना है केवल एक, केवल दो। तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोनों ही, मतलब दोनों ही ये राइट है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। यदि कारपेट को रीजनिंग आ गया भाई, यदि कारपेट को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो नेशनल को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इस हिसाब से आपको मैच करना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा ये, है ना। तो ये नेशनल भाषा में इसको ये लिखा जाएगा। इसी में से आराम से देख रहे हैं, सी को ये टी लिखा है, उल्टा कर दिया है, तो इस हिसाब से नेशनल को ये लिख दिया जाएगा, एकदम वही है नेशनल का। देख लीजिए एकदम सिंपल सा है। फिर 128 का हम देखें तो एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलम्ब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलम्ब हो जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलम्ब हो जाएगी? तो 128 का आप राइट आंसर बताइए, सोच लीजिए, अपना निकाल लीजिए, फिर मेरा वीडियो पॉज करके अपना आंसर मैच कर लीजिए मेरे वीडियो से, मेरे आंसर से। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 140 मिनट लेट होगी, है ना, विलम्ब से चलेगी ट्रेन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि ही 41 सी 49 तथा देम किसके बराबर होगा? तो इसका बस सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा 62, है ना, 62 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 130, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 दिसंबर, देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया, तो 3 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। तो मंगलवार। ये आराम से आप मतलब इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग के तो आप सोच के जाइए कि भाई इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे ही आ जाएंगे, और ये नंबर आपको दिला के जाते हैं अच्छे खासे। क्वेश्चन नंबर 131, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है वैसे उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई। मिथ्या का सत्य से है ना, जैसे स्वप्न से संबंध क्या है? वास्तविकता से। स्वप्न का उल्टा क्या होता है कि कोई चीज़ स्वप्न दिख रही है उसका वास्तविक हो गया, वो मिथ्या का सत्य से हो गया, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 132, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपके पास यहाँ पास देख रहे हैं कि यहाँ पास रिक्त स्थान है और यहाँ पास आपके पास 4 संख्या दी गई है। आप बताइए, निकाल लीजिए, फिर सोचिए कौन सा संख्या है, तो फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 133, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो आपको बताना है कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है, मतलब ए से लेकर जेड तक का, उसमें कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो 133 का आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मतलब 11 ऐसे अक्षर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, ये भी मैं बता देती हूँ। ए एच आई, मतलब इनको सीधा देखिए उल्टा देखिए आपको समान ही दिखेंगे। एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड, उल्टा देखिए सीधे ये समान ही आपको दिखेंगे। तो इतने 11 अक्षर होते हैं ये। तो 134 का आपको बताना है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला। तो 134 का आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताइए, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बता देते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो उन्नाव है ना, ऑप्शन सी, जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वो है उन्नाव में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। यह पार्क जो है कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित बंदरा उन्नाव में स्थित है। तो एक बार यहाँ पास कानपुर भी ऑप्शन में दे दिया है, बट उन्नाव जो है ना, ये कानपुर और लखनऊ के राजमार्ग पर स्थित है। आप ये सोचिएगा, राजमार्ग की स्थित उन्नाव जगह है ना, ये राजमार्ग है ना, इस कानपुर मत मैच कर दीजिएगा कि कानपुर आंसर आ गया। ये राइट आंसर ही होगा, उन्नाव ही होगा। फिर उसका उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड ये 1995 उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अधीन वर्ष 1995 में की गई थी। इसे संविधान के उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 के तहत लागू भी किया गया था, है ना। तो आई होप आपका ये 1995 सही हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 136। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है ना, नहीं वाला है। तो यहाँ संस्थान दिया गया है, यहाँ शहर दिया गया है। थोड़ा सा ऐसे आउट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। तो तो यहाँ पास आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 136 का ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो
IIVR को जो फ्रंट फुल फॉर्म इसका है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके वाराणसी में है। ये सुमेलित नहीं है ना, नहीं पूछा है, तो ये तो भाई है। IIVR का जो है वाराणसी में ही है। और फिर IIPR जो है ये कानपुर में है, ये भी सही है। IIVR वी एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है IIVR। ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है ना, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। हाँ ये सही है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर इसमें भी सही सुमेलित नहीं पूछ लिया है। तो फ्रेंड सही सुमेलित जो नहीं है वो है सी, ये वाला नहीं सही है, बाकी सारे आपकी ये दोनों सही हैं। तो आपका राइट ऑप्शन ये होगा। तो 137 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सूची फर्स्ट यहाँ है, सूची सेकंड यहाँ है। यहाँ पास मेला बता रहा है, यहाँ पास जनपद। तो यहाँ पास हम पूरा क्वेश्चन को क्लोज कर लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो फिर फ्रेंड देवी पाटन मेला जो लगता है वो बलरामपुर में लगता है, फेमस है ये। फिर कामपिल मेला जो लगता है वो लगता है फर्रुखाबाद में। फिर बटकेश्वर मेला ये भी फेमस है ना, बटकेश्वर मेला सबको पता है कि भाई आगरा में ही लगता है। फिर ददरी मेला जो है वो है बलिया में लगता है। इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपका भी सेम सही हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मैंने कहा था कि आपसे बताया था कि जनजातियों से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। आप में भी दो क्वेश्चन तो देखने को मिल ही गए हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो आप सोच लीजिए, फिर मैं इसका बताती हूँ। फ्रेंड ये है बिजनौर। जो बुक्सा जनजाति निवास करती है वो बिजनौर में निवास करती है, है ना। फिर इसका क्वेश्चन हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जीएस का ये सीरीज़ कंप्लीट हुआ 2020 का। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए, फिर अपना ऑप्शन बता दीजिए, फिर मैं इसके बाद मैं अपना आंसर बताती हूँ। फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे मध्य गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है एक हो गया, दूसरा हो गया ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, तीसरा हो गया मध्यवर्ती पठारी और पर्वत क्षेत्र हो गए। तो 3 प्रकार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे जो सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे 2020 के आए हैं उसको मैं आपके साथ इसी तरीके से डिस्कस करूँगी। और आगे के और भी जैसे कि क्वेश्चंस जो भी ईयर के देखने को मिलेंगे 2016-17 जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं धीरे धीरे आपको सारे का रिवीजन करा दूंगी। आपके पास अभी 20 दिन का टाइम है, आराम से 20-25 दिन का, तो कह सकते हैं 20-22 दिन का तो टाइम है ही ना। 13 फरवरी को आपका एग्जाम है, तब तक मैं आपका काफ़ी रिवीजन करा दूंगी। बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरी वीडियोस को पूरा देखना है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस इतना करना है। फिर चलिए मिलते हैं आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।